Hello students, welcome to Swami Raj online learning portal. I am your English teacher Muhammad Azim, and today we are going to study the central idea of the second poem Wind, which is composed by Subramania Bharati from the poetry section of the English literature book of class 9. यानी आज हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश लिटरेचर बुक के पोइट्री सेक्शन की दूसरी पोएम विंड का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे, जिसे कंपोज किया है फेमस इंडियन पोएट सुब्रमण्यम भारती ने। सुब्रमण्यम भारती एक बहुत ही जाने माने इंडियन पोएट थे और जो कि अपनी तमिल राइटिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, यानी कि तमिल में उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस वर्क किया है। ये ना सिर्फ अच्छे पोएट थे बल्कि एक बहुत ही बढ़िया राइटर भी थे और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल भी कहा जाता है। इनकी बहुत सारी पोएम्स का कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है, यानी कि ये जो पोएट है यहाँ तक ये जो इसको भी एक फेमस कन्नड़ पोएट A.K. रामानुजन ने उनको तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ये जो पोएम है ये भी ट्रांसलेटेड पोएम है, बेसिकली तमिल में लिखी गई थी। तो ये जो राइटर थे तो अपनी राइटिंग से, यानी कि चाहे वो लिटरेचर में राइटिंग मतलब प्रोज सेक्शन के बारे में लिखें या फिर पोइट्रीज में लिखें, ये हमेशा अंग्रेज़ों के जो अत्याचार है उसके खिलाफ लिखते थे। यानी कि आज़ादी की लड़ाई में ये भी एक तरह से पार्ट इन्होंने लिया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, मतलब जैसे क्रांतिकारी होते हैं वैसे डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया, बल्कि अपनी राइटिंग से ये मुखर रूप से अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। ठीक है, तो अपनी जो कलात्मकता से यानी कि राइटिंग से, पोइट्रीज से ये कई ऐसी चीज़ें बताते थे, कई चीज़ें को एक्सप्लेन करते थे, जिससे कि ये लगता था कि हम जो पढ़ने वाले जो रीडर हैं तो वो मतलब उनके अंदर भी एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाए और जो अत्याचार जो सह रहे हैं वो ना सहें, ये सब चीज़ें धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे। तो इस पोएम में, जो कि बहुत ही फेमस पोएम है, इस पोएम में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली अंग्रेज सरकार को कुछ नहीं कहा है और ना ही किसी लोगों को कुछ कहा है। यहाँ पर उन्होंने बात की है हवा की। विंड का मतलब होता है हवा जो कि बह रही है। ठीक है, थोड़ा तेज़ गति से जो बहती है वो हवा, उसको विंड कहते हैं। जो हवा रुकी हुई होती है उसको एयर कहते हैं। जैसे कि आपने साइंस के सब्जेक्ट्स में पढ़ा ही होगा कि ठहरी हुई हवा एयर कहलाती है और बहती हुई हवा विंड होती है। यहाँ पर वही हवा है जो बह रही है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ बहने का काम नहीं कर रही है, बल्कि और भी कई सारे उसके रूप निकल के आ रहे हैं। यानी कि वो कई उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि उसके जो नकारात्मकता है उसका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया, उसको बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि हम किस तरह से उसका सामना करें और किस तरह से ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को किस तरह से अपने आप को तैयार करें इस स्थिति से निपटने के लिए। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल आइडिया जो है यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड, यानी विंड पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है कंपोज बाय सुब्रमण्यम भारती। जो पोएम सुब्रमण्यम भारती ने कंपोज की है उसका सेंट्रल आइडिया ये है, इज दैट, यानी कि सेंट्रल आइडिया ये है कि लाइफ इज हार्श, यानी कि जो जीवन है बहुत ही कठिन है। जीवन इतना आसान नहीं है कि हम जो भी जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें बड़ी ही आसानी से मिल जाएँ, आसानी से अवेलेबल हो जाए, हमें कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े, हमें कोई भी संघर्ष ना करना पड़े और सब चीज़ें हमें अपने आप मिल जाएं, हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी ना आए या कोई संकट ना आए और ऐसे ही लाइफ आराम से चलती रहे। तो ऐसा नहीं होता है। चाहे छोटे से छोटा प्राणी, चाहे वो छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, और पेड़, पक्षी और मछलियाँ और जितने भी जीवन अन्य जो जीव होते हैं, यानी इंसानों के अलावा जो हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपनी पूरी लाइफ में। और जो मनुष्य है, इंसान है, उनकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती। लाइफ चाहे किसी की भी हो संघर्षमय होती ही है। उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं शुरुआत में, बीच में, अंत में कहीं ना कहीं उसे संघर्ष करना पड़ता है ज़रूर। ठीक है, ये बताया गया इसमें टू सर्वाइव, इस संघर्ष से निपटने के लिए, यानी इसमें सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में, इस संसार में सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जो जीने के लिए जो लड़ते हैं अपने आप को, मतलब लड़ते का मतलब वो नहीं है कि किसी से जा करके लड़ाई करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें उस चीज़ को पाने के लिए किसी से लड़ जाए, वो नहीं मतलब है इसका। मतलब ये है कि अपने आप को ऐसा संघर्ष करके ऐसा बना लें कि हमें कोई दबा ना सके और हम पिछड़ ना सकें और हम मतलब ऐसा ना कर सके कि हम
बहुत ही आपदा से ग्रस्त हैं और हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं उपलब्ध है तो हम किसी अपने आप वो मेहनत करके वो चीज़ पा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस संसार में सर्वाइव करने के लिए, टू सर्वाइव का मतलब सर्वाइव करने के लिए वी हैव टू बी, हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, यानी कि बहुत ही मजबूत बनना है, अपने आप में कठोर और मजबूत बनना है। ऐसा मजबूत नहीं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा दे, बल्कि ऐसा मजबूत बनना है जो कोई दूसरा हमें ना नुकसान पहुंचा सके, इस तरह की बात कर रहे हैं। और कैसे बनना है, फिजिकली, शारीरिक रूप से भी, मेंटली, मानसिक रूप से, एंड मॉरली यानी नैतिक रूप से। नैतिक रूप यानी इमोशनली, मॉरली, सबकी बात की गई यहाँ पे कि हर प्रकार से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सिर्फ फिजिकली ही स्ट्रॉन्ग होना सब कुछ नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग अगर हैं आप तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, दौड़ने भागने वाला काम या ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे उतर रहे हैं, ये सब जो शारीरिक काम है आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो क्या करेंगे, जैसे कि कोई कठोर परिस्थिति आएगी, कोई संघर्ष करने का मौका आएगा तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे वहाँ से, या फिर ये कहेंगे भाई ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, पहले ही आप गिव अप कर देंगे, मतलब पहले ही हथियार डाल देंगे। लेकिन जो व्यक्ति मेंटली और मॉरली, इमोशनली अपने आप को मजबूत है, भले ही वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो या ना हो एक अलग बात है, अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वो हर तरह की परिस्थिति पे काबू कर सकता है, उस पर विजय पा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि उसे कुछ समय ज़रूर लगे उस स्थिति पर काबू करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अंत में वो अपने आप को मजबूती से बनाए रखने में कामयाब हो ही जाता है। ये एक मानी सी बात है। आगे बता रहे हैं वो कि टू इलस्ट्रेट हिमसेल्फ द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि टू इलस्ट्रेट हिमसेल्फ, इस बात के बारे में जो इलस्ट्रेट करने के लिए, इलस्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना, किसी तरह का कोई कह सकते हैं कि उदाहरण दे करके किसी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना जिससे कि कोई देखे आसानी से समझ आ जाए, उसको इलस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ऐसा इलस्ट्रेशन का मतलब यानी कि जैसे कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें कोई चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है ना। तो इलस्ट्रेट हिमसेल्फ का मतलब होता है कि इस चीज़ को ऐसा दर्शाया गया है, दर्शाया इस प्रकार से गया है कि कोई भी इसको देखे तो समझ जाए। अगर वो कोई भी इस बात को कि हमें लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, हमें हर परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए, इस बात को, ये बात एकदम सीधी सीधी सी है, लेकिन इस बात को हर कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, और अगर कोई समझेगा भी तो अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो इसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे, लेकिन इसके भाव को नहीं समझेंगे, इसके भाव को, जो इसका जो फीलिंग है, इसका जो अर्थ है वो नहीं समझेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, इन्होंने एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक तेज़ हवा जो बह रही है, यहाँ से जो पोएट्री जो है यानी कि विंड के ऊपर जो डिस्कस की गई है वो उन्होंने बताया कि, और उन्होंने एग्जाम्पल लिया है हवा का। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स का ये उदाहरण देके बता रहे हैं कि जिस तरह स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या करती है, जब चलती है तो वो अपने मार्ग में आने वाली, यानी अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को नहीं देखती है, चाहे वो घर हो या कोई और चीज़ हो, पेड़ पौधे हों या और कोई वन्य जीवन हो, कोई किसी छोटे से पक्षी का घोंसला हो या कुछ भी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता, ना वो किसी तरीके से उसके अंदर कोई भावना होती है, ना ही उसके अंदर कोई इमोशन होता है। वो क्या करती है, वो हमेशा बिल्कुल अपने मदमस्त चलती है और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज़ को उजाड़ देती है। ठीक है ना। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जानबूझ के किसी का नुकसान कर रही है, लेकिन ये है कि वो जब तेज़ हवा बहती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। यहाँ पर वो पोएट कह रहे हैं, एग्जाम्पल जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग विंड्स का लिया है, और ऐसी हवा दैट क्रम्बल्स, जो क्रम्बल कर देती है, कुचल करके तोड़ डालना या कुचल के मसल देना। क्रम्बल का अर्थ ये होता है। तो दैट क्रम्बल्स एवरीथिंग, यानी वही जो मैंने बताया कि अपने मार्ग में आने वाली हर चीज़ जहाँ से होकर हवा बह रही है उसको वो तोड़ के कुचल देती है। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए, हम इससे अगर हम बचना चाहें तो हम क्या करना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि हम वहाँ से हट जाएं, किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं। ठीक है, इसका मतलब सुरक्षित जगह पे हट जाएं, वहाँ से उसके सामने से हट जाएं, तो ना तो हम उसका सामना करेंगे तो और ना ही हमें कोई नुकसान होगा। ये सुनने में और समझने में शुरुआत में 1 सेकंड के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर हम डीपली इस बारे में देखें, गहराई से देखें, तो ये बात समझ सकते हैं कि ऐसा इतना आसान है नहीं और ये कोई सही तरीका नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि ये स्थायी विकल्प नहीं है।
किसी भी समस्या से बचने का। अस्थायी विकल्प भले ही हो सकता है, टेम्परेरी एक बचाव का तरीका हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता है। तो इसका स्थायी तरीका क्या होगा? स्थायी तरीका ये है कि हम उसका सामना करें, चाहे वो तेज़ हवा बह रही है या फिर कोई आग अगर भड़क रही है, आग तेज़ी से अगर भड़कते हुए, तेज़ी से चलते हुए अगर हम जहाँ हम रहते हैं वहाँ तक पहुँच रही है, या फिर कोई बाढ़ आ गई या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा, तो हम क्या करें? उससे बचने के लिए न केवल भागने का एक विकल्प नहीं हो सकता, बल्कि उसको कुछ ऐसा उसका समाधान क्या करना चाहिए कि उसके हमें कुछ ऐसा तरीका बनाना चाहिए, एक ऐसा अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाना चाहिए कि हम उसका सामना कर सकें। ये हो सकता है कि अगर हम पहले से किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, तो अचानक से कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हो सकता है कि हम उसका सामना ना कर पाएँ और मतलब क्या हो जाए, हमारे साथ समाप्त हो जाएं या ख़त्म हो जाए, उसके सामना नहीं कर सकें। लेकिन अगर हम अपने आप को पहले से ही तैयार कर लें और इस जो भी समस्या आने वाली है, जो आपदा आने वाली है, पहले से ही अपने आप को उतना तैयार कर लें। इसके बारे में भी नहीं जान सकते हम, क्योंकि हमें भविष्य तो पता नहीं कि कब कौन सी आपदा आएगी। इसके लिए क्या करना है कि पहले से ही अपने आप को इतना मजबूत रखें कि जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा या किसी तरह की कोई समस्या या कोई परेशानी आ जाए तो हम उसका सामना कर सकें। यहाँ पर ये बात फिर से मैं बताता हूँ, ये जो सेंट्रल आइडिया में बताई गई है, फिज़िकली एक तरीका नहीं है, सिर्फ फिज़िकली ही यानी शारीरिक तौर पर तैयार होना ही एक विकल्प नहीं है कि हमने अपने आप को शारीरिक तौर पर तैयार कर रखा है, बल्कि मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, हर तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। मजबूती का मतलब सिर्फ शारीरिक मजबूत होना नहीं है कि मतलब शारीरिक ऐसा मजबूत है कि हम कोई भी फिज़िकली इतनी शक्ति आ जाए और हम कोई चीज़ का सामना कर लें। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में हम पड़ जाएं जहाँ पे शारीरिक शक्ति काम ही ना आए। वहाँ पर मानसिक रूप से जो मजबूत बने रहना, यानी कि मेंटली स्टेबल होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अपने आप को इतना सुदृढ़ कर लें, अपने आप को हर तरीके से मजबूत कर लें, और तब हम क्या कर पाएंगे? उस चीज़ का सामना कर पाएंगे। यहाँ पे ये इन्होंने लिखा भी है, वी हैव टू फेस इट, यानी कि हमें क्या करना है? फेस का मतलब चेहरा होता है, लेकिन यहाँ पे फेस का मतलब सामना है। फेस का अर्थ है सामना करना। तो वी हैव टू यानी हमें क्या करना चाहिए? फेस इट, सामना करना चाहिए उसका, जो समस्या आ रही है। यहाँ पर समस्या के बारे में, कौन सी समस्या के बारे में पोएट ने कहा है? विंड के बारे में। विंड को बताया है कि जो चल रही है, तो बहुत सारी परेशानी, प्रॉब्लम बहुत तरह की क्रिएट कर रही है। पोएट को भी उससे परेशानी हो रही है और दूसरे लोग भी हैं जो कमज़ोर लोग, उनको भी परेशानी हो रही है। तो क्या करें कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि कोई हम पर हावी ना हो सके। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि पोएट जो हैं, इन्होंने ये अपने राइटिंग्स के थ्रू, मतलब अपनी पोएट्रीज़ और बाकी दूसरी जो प्रोज़ की राइटिंग होती थी, उससे ये अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखते थे। इसमें भी इनका जो भले ही इन्होंने अपने शब्दों में विंड का जिक्र किया है, लेकिन कहने का जो भाव है, जो फीलिंग है, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तरह से कही जा रही है। यानी कि उस समय भारत जो था वो स्वाधीन नहीं था, मतलब आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों के अंडर में था, ग़ुलाम था, पराधीन था। तो ऐसे में अंग्रेज़ों के अत्याचार से बचने के लिए वो आम लोगों को तमिल लैंग्वेज में ये जो पोएम लिखी गई थी, तब उसमें ये बता रहे हैं, लोगों को एक तरह से हिम्मत दे रहे हैं, एक साहस दे रहे हैं, ताकि सब लोग मजबूत हो जाएं मानसिक रूप से और इमोशनली, भावनात्मक रूप से, और अपने आप को मजबूत कर लें, सुदृढ़ कर लें, इतना मजबूत कर लें कि जो हवा जैसे चल रही है, तेज़ आंधी जैसी हवा की तरह, जो अंग्रेज़ लोग या जो भी विदेशी आएँ तो हम पर आ करके अत्याचार ना कर सकें, हम पर कब्ज़ा नहीं कर सकें, रूल ना कर सकें, हावी ना हो सकें, और हम अपने आप को बचा सकें उनके अत्याचार से। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें मजबूत होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। यही बताया गया है पूरी पोएम में। पोएम का असली भाव यही है। ठीक है, भले ही वो विंड का ही एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहने का अर्थ जो है वो हर उस प्राणी के लिए, हर उस चीज़ के लिए अर्थ है जिससे जो कि हम पर हावी होने की कोशिश करती है। तो ऐसा ना हो सके, वो हमारा नुकसान ना कर सके, और हमको वहाँ से भागने में या पलायन ना करना पड़े। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको सामना करना चाहिए। और सामना हम कब कर पाएंगे? जब हम हर तरीके से, यानी हर प्रकार से मजबूत होंगे, सुदृढ़ होंगे, स्ट्रांग होंगे, तभी ये काम कर पाएंगे। यही इन्होंने लास्ट लाइन में बोला, देन द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि जो विंड होगी वो हमारी दोस्त बन जाएगी। लेकिन अर्थ ये है इसका कि ज़रूरी नहीं कि वो दोस्त ही बन जाए। मतलब यहाँ पे कहने का ये नहीं है कि
अगर हम अपने आप को इस तरह तैयार कर लेंगे तो हमारी दोस्त बन जाएगी, बल्कि असली जो इसका भाव है वो ये है कि जो विंड है वो हमें और नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, यानी कि वो हमारे लिए एक मामूली सी बात बन जाएगी। अगर तेज़ आंधी चल रही है, तूफ़ान आ रहा है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम कहेंगे कोई ऐसी बात नहीं है, उसका सामना हम कर सकते हैं, क्योंकि उसका सामना करने के उपाय हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हमें उससे कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए इन्होंने लिखा है इट विल बी फ्रेंड विद अस। कभी कभी ऐसी भी कोई चीज़ें होंगी जो वो हमारी दोस्त बन जाएंगी, कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका भाव यही है, उन्होंने जो पोएट ने कहा है कि वो हमारी दोस्त बन जाएगी का अर्थ ये हुआ कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, और हमें उसकी ऐसी आदत लग जाएगी कि उनका किसी भी समस्या का, किसी भी प्रॉब्लम का आना हमारे लिए एक मामूली सी बात होगी, हम उसको चुटकियों में उसका सॉल्व कर लेंगे, उसका समाधान निकाल लेंगे। यही बात दोस्त की तरह कही गई है कि वो हमारे लिए एक दोस्त की तरह होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था सेंट्रल आइडिया विंड पोएम का। एक विंड पोएम तो आपने सुना होगा, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, जो आर.एल. स्टीवेंसन की लिखी गई है द विंड पोएम, वो भी बहुत फेमस पोएम है और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस है। वैसे ही एक ये पोएम है जो सेंट्रल आइडिया जिसका लिखा गया है, ये पोएम ये इंडियन पोएट ने यानी सुब्रमण्यम भारती हैं, उन्होंने लिखी है, ये पोएम लिखी है। तो इसका सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बताया, ये पोएम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब इतनी अधिक प्रचलित है ये पोएम कि इसका तमिल से अनुवाद किया गया है अंग्रेज़ी में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बहुत फेमस, इसका जो भाव है, इसका जो फील है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पोएम का सेंट्रल आइडिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ में भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।